नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो सेकंड बुक है। सेकंड बुक से मैं टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, या फिर इसके इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो वीडियो है सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं। आप राजस्थान बोर्ड से हो सकते हैं, आप हरियाणा बोर्ड से हो सकते हैं, या फिर और भी किसी बोर्ड से है, तो भी आप सभी इस वीडियो को देख के अपने एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं। ये सेकंड बुक जो है आपका भाग 2 जो है आपका, है ना, उसमें से सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से कमेंट में भी मांगूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको पूरा सिलेबस करवाया गया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है हम पूरे आर्ट्स स्ट्रीम को ही कवर करवा रहे हैं, है ना। तो आप दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी देखिए, चैप्टर्स को जरूर समझिए। एमसीक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, चैप्टर की वीडियो देखना है ना। तो चैप्टर की वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए एक बार, ताकि आप सभी एमसीक्यू को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पीपीटी में, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 की, और सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है। तो किताब उल हिंद जो है किसने लिखा है? अल बिरूनी ने लिखा है इस पुस्तक को, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन आता है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी, ठीक है। अरबी भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक। अगला, इब्न बतूता भारत कब आया? ठीक है, इब्न बतूता भारत कब आया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1333 में आया था। सिंध के रास्ते आया था, है ना। आप सभी को मालूम है कौन से रास्ते से? सिंध, ठीक है, सिंध के रास्ते से। इससे पहले उसने काफ़ी जगह की यात्रा भी की थी भारत में आने से पहले, है ना। 1333 में भारत पहुंचा था। अगला है 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग नगरों में निवास करता था? तो 17वीं शताब्दी में लगभग आप सभी को पता है कि भाई लगभग 15% जो है वो जनसंख्या जो है उस शहरों में निवास करता था, है ना। ये बात किसने बताई थी? ये बात फ्रांसवा वर्नियर ने बताई थी। आप सभी को पता है कि फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में यात्रा करने आया था, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। निम्नलिखित शहरों में से इब्न बतूता के अनुसार कौन सा शहर विशाल आबादी वाला था? तो विशाल आबादी वाला शहर कौन सा था इब्न बतूता के अनुसार? तो वो जो शहर था वो है दिल्ली। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली सही हो जाएगा, है ना। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के बारे में विशेषकर वर्णन उसने किया है कि भाई ये घनी आबादी वाला था, विशाल का शहर था। मतलब दौलताबाद भी वैसे कम नहीं था, लेकिन दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया था उसने, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय भूस्वामित्व को कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा इतिहासकार है इसमें से, या यात्री कह सकते हो, जिसने मतलब राजकीय भूस्वामित्व का जो प्रश्न है या जो प्रणाली जो भारत में चल रही थी उसका वर्णन किया है उसने, ठीक है। तो राजकीय भूस्वामित्व का जो विवरण दिया है वो है फ्रांसवा वर्नियर, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रांसवा वर्नियर ने ये बात मतलब बताई है, राजकीय भूस्वामित्व के बारे में बताई है और निजी भूस्वामित्व के बारे में भी बताया था, दोनों में तुलना भी की थी। वो बताता है कि भारत में राजकीय भूस्वामित्व का प्रचलन था, जो कि भारत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुल्तान था जो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? काजी मतलब आपको पता है न्यायाधीश होते हैं ना। तो जब इब्न बतूता भारत पहुंचा था तो उसको काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था ये, तुगलक वंश का राजा था ये, मतलब सुल्तान था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को काजी के पद पे नियुक्त किया था, है ना। ये बात आप सभी को मालूम है। उसके बाद सुल्तान और इब्न बतूता के बीच में गलतफहमी भी उत्पन्न होती है, उसके बाद उसको जेल में ही बंद कर दिया जाता है। ये बात आप सभी को मालूम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 17वीं शताब्दी में निम्न में से जो यूरोपीय यात्री भारत उपमहाद्वीप में आया था वो कौन था? भाई 17वीं शताब्दी में पहले बता चुका हूँ, 17वीं शताब्दी में कौन आया था भारत में यात्रा करने? कौन सा यात्री आया था इनमें से? कमेंट में बता देना भाई, जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट में बताना। वैसे सही बताओगे, सभी स्टूडेंट्स सही आंसर बताएंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है, क्योंकि आप लोग रोशन सा स्टडी पॉइंट के स्टूडेंट्स हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट के सभी सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप पूरे साल इस चैनल से जुड़े रहे हैं और इतना आसान क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर तो भाई दिक्कत है, फिर समस्या है, ठीक है ना। तो आप सभी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं भाई। अगला है, रिहला के अनुसार उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? रिहला के अनुसार आपको पता है कि रिहला जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। और इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? दिल्ली था, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 10वीं से 27वीं नहीं होगा, 17वीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 10वीं से 17वीं सदी के बीच लोग निम्न उद्देश्य से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। तो 10वीं से 17वीं सदी के दौरान लोग यात्रा क्यों करते थे?
क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कार्य की तलाश में, साहस की भावना से प्रेरित हो गया यानी कि साहस दिखाने के लिए, या फिर व्यापारियों के रूप में, सैनिकों के रूप में, पुरोहित या फिर तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखो लोग यात्रा करते थे और यात्रा करने के पीछे बहुत सारे कारण होते थे, तो यहाँ पे जितने भी कारण दे रखे सभी सही है, यानी कि उपरोक्त सही जो ऑप्शन डी है आपका, वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद के संबंध में असत्य कथन है। अब यहाँ पे आपको क्या है, असत्य कथन का चयन करना है। कौन सी पुस्तक के बारे में असत्य कथन चयन करना है, तो किताब उल हिंद के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी, भाई ये तो बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, मूर्तिकला आदि के विषय में जानकारी है, बिल्कुल सही है भाई। यह फारसी भाषा में लिखी गई, विभिन्न विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित थी। तो देखो ये भी सही है, डी वाला सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। यहाँ पे सी जो दे रखा है फारसी भाषा, भाई फारसी भाषा तो थी नहीं, है ना, अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी ग्रंथ। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है आपका, ये यहाँ पे असत्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इब्न बतूता नहीं, फ्रांसवा वर्नियर के संबंध में जो कथन असत्य है। अब फ्रांसवा वर्नियर के संबंध में जो कथन गलत दे रखा है उसका चयन हमें यहाँ पे करना है। तो वो ये है कि वह यूरोप का रहने वाला था, बिल्कुल सही है। वह मुगल दरबार में संघ चिकित्सक, बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा रहा, मतलब एक चिकित्सक के रूप में जुड़ा रहा मुगल दरबार से, एक बुद्धिजीवी, एक वैज्ञानिक के तौर पे जुड़ा रहा। उसने भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने के आधार पे किया, मतलब कि द्विविपरीतता के आधार पे करने का मतलब है कि तुलना किया उसने, और हर मामले में भारत को पिछड़ा हुआ दिखाया था। उसने अपने वृत्तांत में दास प्रथा का विवेचन किया। तो दास प्रथा का विवेचन इसने कहाँ किया था, इसने दास प्रथा के बारे में नहीं बताया था, दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो असत्य कथन है फ्रांसवा वर्नियर के बारे में वो है ऑप्शन डी, है ना, दास प्रथा के बारे में इसने विवरण नहीं दिया था, तो ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्मा कौन था, उल्मा कौन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो मतलब सूफी संत, इस्लाम धर्म के ज्ञाता, मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उल्मा होते हैं इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं, जैसे कि आप सिंपल लैंग्वेज में जिनको आप मौलवी बोलते हैं, है ना, तो मौलवी यानी कि उल्मा है वो, ठीक है, जिनको इस्लाम धर्म का अच्छा खासा नॉलेज है, और वो क्या करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, जो भी ज्ञान है ज्ञान का प्रसार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूरे विश्व का स्वामी, ठीक है, संपूर्ण विश्व का स्वामी जो है ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे, वो सही हो जाएगा। जगन्नाथ जो कि विष्णु देव के ही एक रूप है ना, जगन्नाथ पुरी जो उड़ीसा में है वहाँ पे जगन्नाथ देव की पूजा होती है ना, जो कि विष्णु का एक रूप है। कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे। जो वीरशैव आंदोलन है आपको पता है ना, उसके संस्थापक कौन है, तो वासवन्ना, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वासवन्ना। 12वीं सदी में उन्होंने एक नई आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद होता है क्या है कि उनके जो अनुयायी है वो दो भागों में बढ़ते हैं, वीरशैव और लिंगायत, है ना। तो वीरशैव आंदोलन के संस्थापक थे वासवन्ना। अगला पद्मावत की रचना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है और बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पद्मावत की जो रचना है वो किसने की थी, मलिक मोहम्मद जैसी। पूरा नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है, मलिक मोहम्मद दे रखा है, मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी पद्मावत की रचना, जिसमें आपको पता है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मावती की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री होती है, वो एक विलन होता है ना, जो कि पद्मावती को पाना चाहता है, चित्तौड़ के राजा को धोखे से मार देता है, लेकिन सारी महिलाएं आग में कूद के, जो चित्तौड़ की जो महिलाएं होती है आग में कूद के अपना जान दे देती है। आप सभी को मालूम है ये कहानी, ठीक है ना। तो ये पद्मावत के बारे में हो गया भाई, याद करके रख लेना भाई, ये पेपर में आएगा, एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है आपको पता है कहाँ है, अजमेर में, है ना। तो वहाँ आने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा था जो असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरा। मतलब इनमें से कौन से संत कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं जो कि असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे थे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा शंकरदेव, ठीक है, ऑप्शन सी शंकरदेव। अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ यानी कि पवित्रों की सेना, ठीक है। ये खालसा पंथ की स्थापना की गई थी जो हमारे जो सिख धर्म है, सिखों के जो 10वें गुरु है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20वां है, गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन हुए। गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद गुरु पद पर किसको आसीन किया गया? कौन गुरु पद को संभाले? ठीक है, तो गुरु अंगद देव, ठीक है, अंगद देव जी को गुरु पद पर आसीन किया गया था। अगला देखते हैं, सूफी पद का संबंध है, सूफी पद का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से है, सिख धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, ईसाई धर्म से है। देखो जो ये सूफी पद है या जो सूफी शब्द है, इसका संबंध इस्लाम धर्म से है। इस्लाम धर्म में जो संत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है, सूफी संत कहा जाता है ना। अगला है, नैनारो और अलवारों ने प्रचार किया। नैनारो और अलवारों ने क्या किस चीज़ का प्रचार किया? इस देव के प्रति प्रेमपूर्ण संपर्क का, कठोर तपस्या का, जाति व्यवस्था का समर्थन, ज्ञान मार्ग का। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर होगा वो है इष्ट देव के प्रति प्रेमपूर्ण संपर्क का, है ना। उसके लिए भजन गाते थे, यात्रा करते थे लंबी लंबी, और है ना, इस तरीके से वो अपने इष्ट देव को पाने की कोशिश करते थे या उनका प्रचार करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नैनार संत है? नैनार संत बताना है। नैनार संत आपको पता है, नैनार संत जो कि शिव की पूजा करते हैं, जो शिव की आराधना करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? नैनार संत बोलते हैं, है ना। तो इनमें से कौन है जो नैनार संत है? अपार है, समंदर है, सुंदरार है, या फिर अंडाल है? ठीक है, तो देखो अपार, समंदर, सुंदरार। आई थिंक देखिए यहाँ पे जो अंडाल है आप सभी को पता है विष्णु की भक्ति थी, तो ऊपर की जो तीनों ही है मेरे ख्याल से, ठीक है, सुंदरार, अपार, समंदर, सुंदरार, आई थिंक ये तीनों ही नैनार संत है, ठीक है। कोई एक मैं कह नहीं सकता, आप एक बार कंफर्म कर लेना। एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखा है अलवार और नैनार संतों का राज्य के संबंध, वहाँ से ये क्वेश्चन है आई थिंक। तो ये तीनों ही मेरे ख्याल से नैनार संत है, क्योंकि तीनों ही शिव के ही भक्त थे, ठीक है। बस अंडाल का आपको पता है, अंडाल जो है वो विष्णु की भक्त थी, यानी कि अलवार संत थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ था। वीरशैव परंपरा का उद्भव कहाँ से हुआ था? ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट में बता देना भाई। 24वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए आप सभी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, आता है पेपर में 1336 ईस्वी में, ठीक है। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है, विजयनगर के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की? विजयनगर के शासकों ने राय की उपाधि धारण की थी। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शहर की नदियों के बीच स्थित था, मतलब विजयनगर किन नदियों के बीच स्थित था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, है ना। तुंगभद्रा एवं कृष्णा बोल दो या फिर कृष्णा तुंगभद्रा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था ये साम्राज्य। अगला देखते हैं, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? देखिए कृष्णदेव राय का संबंध जो था वो तुलु वंश से था, ठीक है, तुलु वंश। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? हम्पी जो है, हम्पी आपको पता है विजयनगर का जो अभी आधुनिक नाम वो जो है वो हम्पी के नाम से इसको हम जानते हैं, है ना। तो हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में व्यापारियों के स्थायी समूह जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो व्यापारियों के स्थायी समूह को कहा जाता था कुदिरई चट्टी, ठीक है, कुदिरई चट्टी। ये ऑप्शन ए और बी दो, वैसे बी और सी सही होगा यहाँ पे, ठीक है, कुदिरई चट्टी कहा जाता था। तो कुदिरई चट्टी वैसे एक ही में देना चाहिए था, ये ऑप्शन मेरे ख्याल से थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, एक में देना चाहिए था कुदिरई चट्टी को। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कुदिरई चट्टी कहा जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लगातार संघर्ष के कारण थे। जो विजयनगर के जो राजा थे और दक्कन के जो सुल्तान थे उनके बीच में संघर्ष के क्या कारण थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, और पुराने समय में संघर्ष किन वजह से होता था? ज़्यादातर राजनीतिक और आर्थिक कारण हुआ करते थे, है ना। राजनीतिक कारण में क्या होगा भाई, किसी भू क्षेत्र को जीतना है ना, वहाँ पे अधिकार जमाना है, ठीक है। दूसरा आर्थिक कारण क्या हो सकता है कि भाई वहाँ के व्यापार पे नियंत्रण जमाना, है ना,
वहाँ के संसाधनों पे नियंत्रण जमाना, ये हो सकता है। तो मैं जो जानना चाहूँगा, वैसे आप कोई और ऑप्शन भी लगा सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ऑप्शन ए राजनीतिक और आर्थिक कारण ज़्यादा सही होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, महानवी डिब्बे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महानवी डिब्बे के बारे में आपको यहाँ पे कथन दे रखा है, इसमें से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। देखो, जब एमसीक्यू करते हो तो एमसीक्यू में भाई क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। बच्चे तैर फैड में होते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन और गलत करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप भाई मत करना, ध्यान से पढ़ो, कथन सही पूछा गया है, गलत पूछा गया है, क्या पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि महानवी डिब्बे के बारे में कौन सा कथन सही है। महानवी डिब्बा राजा के भवन का हिस्सा था। ठीक है, एक तो ये हो गया। मानवी डिब्बा पवित्र केंद्र का एक हिस्सा था। मानवी डिब्बा एक परामर्श हॉल था। मानवी डिब्बा एक सभा भवन था। तो देखिए, महानवी डिब्बा जो है वैसे तो पवित्र केंद्र का भी एक हिस्सा था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन ये राजा के भवन जो है ना, राजा के भवन का ही एक हिस्सा था ये महानवी डिब्बा। दो राजा के भवन के दो मंच थे, आप सभी को पता है, एक तो सभा मंडप था और महानवी डिब्बा। तो मेरे हिसाब से भाई ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महानवी डिब्बा राजा के भवन का ही एक हिस्सा था। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी कृति का नाम क्या है। कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई जो कृति है वो है अमुक्तमल्यद, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा, भाषा भी याद रखो, भाषा पूछा जा सकता है बार बार, बस बुक कृति का नाम एमसीक्यू में हम डालते हैं, लेकिन कई बार भाषा पूछ लेते हैं। अमुक्तमल्यद जो है किस भाषा में लिखी गई, तेलुगु भाषा में लिखा था। कृष्ण ने लिखा, कृष्णदेव राय जी ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंश का शासन रहा, है ना। तो विजयनगर पे कुल मिलाकर 4 वंशों ने शासन किया था, है ना। संगम, ठीक है, एक तो संगम, एक सुलुभ, एक तुलुभ, एक आराविदु, है ना। ये 4 वंश थे टोटल भाई जिन्होंने शासन किया था। तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कृष्णदेव राय का शासन काल क्या है, मतलब कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया था। तो कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था, ये इसका शासन काल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के शासकों ने शक्तिशाली सेना रखी ताकि, विजयनगर के राजाओं ने एक शक्तिशाली सेना क्यों रखी थी, क्या कारण हो सकता है। वे जनता पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, दक्कन सल्तनतों के शासकों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा कर सके, निम्न में से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई विजयनगर के राजाओं ने जो शक्तिशाली सेना रखी उसका मेन कारण यही था, दक्कन सल्तनतों को शासकों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। क्योंकि बार बार भाई दक्कन के सुल्तान वगैरह जो थे वो विजयनगर साम्राज्य पे हमला करते रहते थे, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बना रखी थी। अगला क्वेश्चन, अगला है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फारसी स्रोतों में किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो है रैयत, है ना। रैयत भी बोला जाता है किसानों को फारसी स्रोतों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है, आईन अकबरी लिखने का काम किस वर्ष पूरा हुआ। जो आईन अकबरी है आपको पता है, अकबर का जो इतिहास है उसको आईन अकबरी हम बोलते हैं, है ना। तो इसका जो निर्माण काम है वो कब पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसका निर्माण काम जो है 1598 में जाके पूरा हो पाया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। आपको पता है अबुल फजल ने इसको लिखा है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जिनसे कामिल का सही अर्थ क्या है। जिनसे कामिल का सही अर्थ क्या है, तो भाई सर्वोत्तम फसलें। जिनसे कामिल क्या होती है, सर्वोत्तम फसलें। मुगल काल में जो बादशाह होते थे वो जिनसे कामिल जैसे फसलों के उत्पादन को महत्व देते थे बहुत ज़्यादा, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो इसीलिए जिनसे कामिल का मतलब है सर्वोत्तम फसलें, जैसे कि गन्ना है, कपास है ना, ये सारी चीज़ें। अगला है, 18वीं शताब्दी में महिलाएं संपत्ति को क्या कहा जाता था। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एक सेकेंड। 40वां क्वेश्चन हमें करना है ना, 40वां। हाँ, 18वीं शताब्दी में महिलाएं जमींदार कहाँ पाई जाती थी, मतलब कौन से एरिया में जो है जहाँ से महिलाएं जमींदार भी पाई गई है, जहाँ पे महिलाएं भी जमींदार थी। तो आई थिंक इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है, बंगाल में बहुत सारी महिलाएं जो थी वो भी जमींदार थी। अगला है 41वां क्वेश्चन, जमींदारों की व्यक्तिगत संपत्ति को क्या कहा जाता था। जमींदारों की व्यक्तिगत संपत्ति को कहा जाता था मिल्कियत। मिल्कियत मतलब अधिकार, जिस पे उनका अधिकार था। तो मिल्कियत आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मुगल वंश के शासक ने किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, जहांगीर।
अगला है 16वीं-17वीं शताब्दी में गांव में लगभग कितनी फीसदी लोग रहते थे। देखो 16वीं-17वीं शताब्दी यानी कि मुगल काल की अगर हम बात करें तो ग्रामीण एरिया में रहने वालों जो जनसंख्या है वो है लगभग 85%, ठीक है, 85% रहते थे। आईन अकबरी के लेखक कौन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, पहले आंसर बता चुका हूँ, तो कमेंट में बताओ। 44वें का जो भी आंसर है कमेंट में बताइए आप सभी, ठीक है। अगला है मुगल कालीन दिल्ली प्रांत में मौसम के 2 चक्रों के अनुसार कितनी किस्म की फसलें पैदा होती थी। तो भाई दिल्ली में कितनी किस्म की फसलें उगाई जाती थी, खरीफ और रबी दोनों मौसम को मिला के। तो यहाँ पे होता था 43 किस्म की फसलें, ठीक है, 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। अगला है मुगल कालीन भारत में महत्वपूर्ण जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलें थी। अब सर्वोत्तम फसलों का उदाहरण एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो गन्ना है, कपास है, तिलहन है ना, ये सब क्या है, सर्वोत्तम फसलें थी। गन्ना और कपास सबसे बढ़िया सर्वोत्तम फसलों का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन ए और बी दोनों देना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग आपका ये सही हो जाता, ठीक है। अगला देखते हैं मुगल काल में गाँव के मुखिया को क्या कहते थे। तो मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम या फिर मंडल भी कहा जाता था। तो मुकद्दम ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो इसमें खुद कास्ट, आपको पता है खुद कास्ट वो किसान जो कि खुद की ज़मीन पे खेती करते हैं। मनसबदार एक तरीके से अधिकारी होते थे मुगल काल में, मनसबदार है ना, अधिकारी होते थे जिनको मतलब ज़मीन वगैरह दी जाती थी, ज़मींदार की तरह ही होते थे, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता था। ये सेना को भी मेंटेन करके रखते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी तो राजा को सैन्य सेवा भी देते थे। आमिल की बात करें तो आई थिंक आमिल जो है वो शायद टैक्स वगैरह से रिलेटेड कोई अधिकारी होता था, ठीक है। अगला है अकबरनामा कितने जिल्दों में रचा गया। तो अकबरनामा के वैसे टोटल 3 जिल्द थे, ठीक है। पहला और दूसरा जो जिल्द था उसमें अकबर का पूरा जीवन लिखा गया था, पूरा उसका जीवन का इतिहास लिखा गया था। तीसरा जिल्द आईन अकबरी है जो कि ग्रामीण समाज, मुगल ग्रामीण समाज का वर्णन करता है। तो इस तरीके से 3 जिल्दों में बटा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया है इटली का रहने वाला मुसाफिर जोआन्नी कारेरी किस वर्ष भारत आया था। तो इटली का एक यात्री था, नाम क्या है, जोआन्नी कारेरी, ठीक है। ये भारत कब आया था, तो 1690 में आया था ये भारत। इसने मतलब चांदी का जो भाव वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये बताते हैं कि किस तरीके से दूसरे देशों से भारत में बहुत ज़्यादा चांदी भारत आता है, मतलब दूसरे देशों से, ठीक है। अगला है मुगल काल में डैश धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था। तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था, है ना, सबसे ज़्यादा था। तो ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके 50 MCQ क्वेश्चन थी जो कि सेकंड बुक से मैंने लिए हैं, है ना। और लगभग 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कमेंट में भी मांगा है, तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखो MCQ या शॉर्ट लॉन्ग सभी तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर की वीडियो को देखें। और सबसे मतलब कितनी, अब मैं क्या ही अपनी तारीफ़ करूँ, लेकिन आप सभी को पता है कि रोशन सर स्टडी पॉइंट पे सभी चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है। हिस्ट्री की बात कर लूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात कर लूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए भाई। कई बार हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को बताना। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि भाई सबसे बेस्ट कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया है आप सभी को। तो वीडियो को जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।